25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय की फोन की घंटी बजी। उस समय वो दिल्ली में ही बंग भवन के अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर तलब कर रहे थे। जब राय एक सफदरजंग रोड पहुंचे तो इंदिरा गांधी अपनी स्टडी में बड़ी मेज के सामने बैठी हुई थी, जिस पर खुफिया रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। अगले 2 घंटों तक वो देश की स्थिति पर बात करते रहे। इंदिरा का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है। गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा। हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। इंदिरा ने यह भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हेट लिस्ट में सबसे ऊपर है और उन्हें डर है कि कहीं उनकी सरकार का भी CIA की मदद से चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंडे की तरह तख्ता न पलट दिया जाए। बाद में एक इंटरव्यू में भी इंदिरा ने स्वीकार किया कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इंदिरा ने सिद्धार्थ को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। मजे की बात यह थी कि उन्होंने तब तक अपने कानून मंत्री HR गोखले से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। राय ने कहा कि मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए। इंदिरा राजी हो गईं, लेकिन यह भी कहा कि आप जल्द से जल्द वापस आइए। राय ने वापस आकर न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी संविधान के संबद्ध हिस्सों पर नजर डाली। वो दोपहर बाद 3:30 पर दोबारा एक सफदरजंग रोड पहुंचे और इंदिरा को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती है। इंदिरा ने राय से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती। इस पर राय ने उन्हें सलाह दी कि वो राष्ट्रपति से कह सकती हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के पास जाएं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं कि इसका राय ने यह कहकर विरोध किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। हाँ, उन्होंने ये पेशकश जरूर कर दी कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चल सकते हैं। ये दोनों शाम 5:30 बजे वहां पहुंचे। सारी बात फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाइए। जब राय और इंदिरा वापस एक सफदरजंग रोड पहुंचे, तब तक अंधेरा घिर आया था। राय ने इंदिरा के सचिव PN धर को ब्रीफ किया। धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट कराया। सारे कागजों के साथ R.के. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इंदिरा ने निर्देश दिए कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह 5 बजे फोन कर बताया जाए कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जब तक आधी रात होने को आ चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय अभी भी एक सफदरजंग रोड पर मौजूद थे। वो इंदिरा के साथ उस भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे जिसे इंदिरा अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेडियो पर देश के लिए देने वाली थी। बीच बीच में संजय उस कमरे में आ जा रहे थे। 1-2 बार उन्होंने 10-15 मिनटों के लिए इंदिरा गांधी को कमरे से बाहर भी बुलाया। उधर R.के. धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। उस लिस्ट के अनुमोदन के लिए इंदिरा को बार बार कमरे से बाहर बुलाया जा रहा था। ये तीनों लोग इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे समाचार पत्रों की बिजली काटकर सेंसरशिप लागू की जाएगी। जब तक इंदिरा ने अपने भाषण को अंतिम रूप दिया, सुबह के 3 बज चुके थे। राय ने इंदिरा से विदा ली, लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते वो ओम मेहता से टकरा गए। उन्होंने उन्हें बताया कि अगले दिन अखबार की बिजली काटने और अदालतों को बंद रखने की योजना बना ली गई है। राय ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा यह बेतुका फैसला है, हमने इसके बारे में तो बात नहीं की थी, आप इसे इस तरह से लागू नहीं कर सकते। राय वापस मुड़े और धवन के पास जाकर बोले कि वो इंदिरा से फिर मिलना चाहते हैं। धवन ने कहा कि वो सोने जा चुकी है। राय ने जोर दिया
मेरा उनसे मिलना जरूरी है। बहुत झिझकते हुए धवन इंदिरा गांधी के पास गए और उन्हें लेकर बाहर आए। राय ने कैथरीन फ्रैंक को बताया कि जब उन्होंने इंदिरा को बिजली काटने वाली बात बताई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने राय से इंतजार करने के लिए कहा और कमरे से बाहर चली गई। इस बीच धवन के दफ्तर से संजय ने बंसीलाल को फोन किया कि राय बिजली काटने की योजना का विरोध कर रहे हैं। बंसीलाल ने जवाब दिया, राय को निकाल बाहर करिए, वो खेल बिगाड़ रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आता जाता नहीं। जब राय इंदिरा का इंतजार कर रहे थे तो ओम मेहता ने उन्हें बताया कि इंदिरा सेंसरशिप तो चाहती हैं, लेकिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतें बंद करने का आइडिया संजय का है। जब इंदिरा वापस लौटी तो उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने राय से कहा, सिद्धार्थ, बिजली रहेगी और अदालतें भी खुलेंगी। राय इस खुशफहमी में वापस लौटे कि सब कुछ ठीक हो गया है। जब 26 जून को तड़के इंदिरा सोने गईं तो गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हिरासत में लिया गया। इंदिरा गांधी ने सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी थी। वो थे तमिलनाडु के नेता कामराज, बिहार के समाजवादी नेता और जयप्रकाश नारायण के साथी गंगाशरण सिन्हा और पुणे के एक और समाजवादी नेता SM जोशी। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर जब अखबार प्रिंट के लिए जा रहे थे तभी उनकी बिजली काट दी गई। अगले दिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन ही छप पाए, क्योंकि उनके प्रिंटिंग प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं थे। इंदिरा उस रात बहुत कम सो पाई, लेकिन जब वो तड़के सुबह कैबिनेट की बैठक में आई तो बिल्कुल भी थकी हारी नहीं लग रही थी। उस बैठक में 8 कैबिनेट मंत्रियों और 5 राज्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। 9 मंत्री दिल्ली से बाहर थे। जैसे ही ये लोग बैठक में आए, उन्हें आपातकाल उद्घोषणा और गिरफ्तार किए गए नेताओं की लिस्ट दी गई। इंदिरा ने बताया कि आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों हुई। सिर्फ एक मंत्री ने सवाल पूछा और वो थे रक्षा मंत्री स्वर्ण से। उनका सवाल था, किस कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं? इंदिरा ने उनको संक्षिप्त जवाब दिया, जिसे वहां मौजूद बाकी लोग नहीं सुन पाए। कोई मतदान नहीं हुआ, कोई मंत्रणा नहीं हुई। PN धर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी इन इंडियन डेमोक्रेसी में लिखा कि भारत में इमरजेंसी को मंजूरी देने वाली यह बैठक मात्र आधे घंटे में खत्म हो गई। आपातकाल को किसी ने चुनौती नहीं दी। कुछ महीनों बाद संपादकों के साथ एक बैठक में इंदिरा ने बिल्कुल सही फरमाया, When I imposed the emergency, not even the dog barked. रेहान फजल, BBC, दिल्ली।